अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि हमारा चैप्टर नंबर 4 चल रहा था, जिसमें हम ग्रुप जो हमारा 5 है नाइट्रोजन वाला, उसको हम डिस्कस कर रहे थे और उसमें नाइट्रिक एसिड के जो रिएक्शंस थे उनके डिटेल्ड हम डिस्कशन कर रहे थे। तो उसमें से हमारे एफ वाले रिएक्शन जो थे वो चल रहे थे, तो क्लासेस ओवर हो गई, तो हम एफ से आगे रिएक्शंस हमारे स्टार्ट करते हैं। आज हम कोशिश करेंगे कि हमारा जो नाइट्रोजन फैमिली का हिस्सा है वो कंप्लीट हो जाए, ताकि हम नेक्स्ट लेक्चर में अपना नेक्स्ट पार्ट यानी सल्फर फैमिली या ऑक्सीजन फैमिली जो है वो स्टार्ट कर सकें। तो सबसे पहला पॉइंट है मरकरी का जो रिएक्शंस है। तो मरकरी के साथ जो HNO3 के रिएक्शन है, उनके नतीजे में मर्क्यूरस नाइट्रेट बनते हैं। ये मर्क्यूरस नाइट्रेट, ठीक है। और मर्क्यूरस नाइट्रेट जो है ये यानी Hg2NO3 ट्वाइस, इसमें Hg की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, ठीक है। तो +1 के साथ मरकरी मर्क्यूरस की फॉर्म में होता है, +2 के साथ मर्क्यूरिक की फॉर्म में होता है। और आगे NO नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस बनी है। यहाँ देखें NO बनी है किससे, NO3 से। इट मींस ये जो HNO3 है ये रिड्यूस हुआ है NO में, ठीक है। और यही हमने ज़्यादातर पढ़ा हुआ है कि या तो NO बनता है या NO2 बनता है, रिड्यूस हो और दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देता है। आगे विद कंसंट्रेटेड एसिड, यानी यहाँ पर डाइल्यूट एसिड हमने यूज़ किया था इस रिएक्शन में, जहाँ मर्क्यूरस नाइट्रेट बना था। लेकिन जब हम कंसंट्रेटेड HNO3 यूज करेंगे तो मर्क्यूरिक नाइट्रेट बनेगा। देखें जरा, ये मर्क्यूरिक नाइट्रेट है HgNO3 ट्वाइस। अब यहाँ पर Hg2 था, यहाँ Hg है। मीन यहाँ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट थी, यहाँ पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। और NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, वहां पर नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस बनेगी, ठीक है। तो ये फर्क याद रखना है। और साथ पानी बनेगा। तो सारी चीजें तकरीबन सेम है, बस फर्क ये है कि डाइल्यूट में मर्क्यूरस नाइट्रेट, कंसनट्रेट में मर्क्यूरिक नाइट्रेट, और डाइल्यूट वाले में नाइट्रोजन ऑक्साइड, कंसनट्रेटेड वाले में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट, सिल्वर जो है वह जब रिएक्ट करेगा नाइट्रिक ऑक्साइड्स या नाइट्रिक एसिड से, तो वो सिल्वर नाइट्रेट बनाएगा, नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनाएगा। तो देखें जरा, सिल्वर नाइट्रेट जो है वो प्रिपेयर हुआ है, ठीक है। और साथ में नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस बनी है। और शर्त यह है कि HNO3 क्या हो, एक्वस हो, यानी डाइल्यूट फॉर्म में हो। तो अगर कंसनट्रेटेड फॉर्म में हो तो ये रिएक्शन डिफरेंट तरीके से होगा, ठीक है। नेक्स्ट, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड गिव्स अमोनियम नाइट्रेट। जो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड है वो अमोनियम नाइट्रेट देता है व्हेन इट रिएक्ट्स विद टिन। टिन के साथ रिएक्शन जब होगा तो तब बनेगा कौन सा वाला, डाइल्यूट सॉरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड टिन के साथ रिएक्ट करके अमोनियम नाइट्रेट देगा। कैसे देगा देखते हैं। विद कंसंट्रेटेड एसिड मेटास्टेनिक एसिड, मेटास्टेनिक एसिड बनेगा, ठीक है। तो मेटास्टेनिक एसिड कैसे बनेगा, तो देखते हैं यहाँ पर। तो टिन जो है वो रिएक्ट कर रहा है HNO3 के साथ, डाइल्यूट HNO3 के साथ, और इसके नतीजे में बन रहा है स्टेनस नाइट्रेट। ये जो स्टेनस नाइट्रेट है, सॉरी स्टेनस नहीं स्टेनिक नाइट्रेट है, ये बनेगा और साथ में अमोनियम नाइट्रेट बनेगा, साथ में वाटर बनेगा, ठीक है। तो स्टेनिक नाइट्रेट बनेगा, अमोनियम नाइट्रेट बनेगा और वाटर, ठीक है। और इस तरह टिन का जब कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो फिर बनेगा मेटास्टेनिक एसिड, मेटास्टेनिक एसिड बनेगा, ठीक है। साथ में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बनेगी या साथ में वाटर। तो ये दो रिएक्शन है, एक डाइल्यूट के साथ जिसमें एस्टेनिक नाइट्रेट बन रहा है, और दूसरा कंसंट्रेटेड के साथ मेटास्टेनिक एसिड बन रहा है, ठीक है। तो मेटास्टेनिक एसिड के फार्मूला है H2SNO3, मेटास्टेनिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट, जिंक के साथ रिएक्शन देख लें। तो जिंक के साथ रिएक्शन में जिंक गिव्स डिफरेंट प्रोडक्ट्स डिपेंडिंग अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ एसिड एंड टेम्परेचर। तो जिंक जो है वो टेम्परेचर और एसिड की कंसंट्रेशन के लिहाज से डिफरेंट प्रोडक्ट्स देती है। वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड गिव्स NH4NO3, यानी बहुत डाइल्यूट एसिड हो, नाइट्रिक एसिड हो, तो अमोनियम नाइट्रेट बनता है। और अगर मॉडरेटली डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड हो तो नाइट्रस ऑक्साइड यानी N2O की बनती है। और अगर कंसंट्रेशन जो है बहुत हाई करते हैं तो फिर बनती है NO2,
तो हमारे पास 3 हिस्से हैं। एक में हमारे पास जो है NO2 बन रही है, दूसरे में हमारे पास कह लें जो हमारा पहला है उसमें अमोनियम नाइट्राइट, दूसरे में नाइट्रस ऑक्साइड और तीसरे में NO2 बन रहा है। ठीक है, नेक्स्ट जो चीजें हमने देखनी है वो ये है कि ये रिएक्शंस किस तरीके से हो रहे हैं। तो जिंक जो है वो HNO3 के साथ जब रिएक्ट कर रहा है तो HNO3 वेरी डाइल्यूट है। ठीक है, वेरी डाइल्यूट के कंडीशन के अंदर आपको जिंक नाइट्रेट और अमोनियम नाइट्राइट मिल रहा है साथ में वाटर। लेकिन जब हम थोड़ा सा डाइल्यूट करते हैं, वेरी डाइल्यूट नहीं करते, तो फिर आपके पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और जिंक नाइट्रेट मिलते हैं। और जैसे ही आप ये जो कंसंट्रेटेड हालत में लेके जाते हैं तो आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा HNO सिर्फ लिखा है। ये HNO नहीं है, HNO3 है। तो आप यहाँ पर 3 लिखेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पर पॉपअप ऐड कर देता हूँ इसके अंदर कि यहाँ पर HNO नहीं है बल्कि HNO3 है। ठीक है, तो HNO3 है यहाँ पर, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है, पॉपअप वगैरह ऐड कर दिया। ठीक है, तो ये HNO नहीं है, ये HNO3 है। ठीक है, और जिंक नाइट्रेट बन रहा है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन रही है और वाटर बन रहा है। तो अमोनियम नाइट्राइट, नाइट्रस एसिड, नाइट्रस ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट, रिड्यूसिंग एजेंट लाइक FeSO4, H2S, HI, ये जो हैं ये कन्वर्ट हो जाते हैं FeSO4 थ्राइस यानी फेरिक सल्फेट, सल्फर और आयोडीन में रिस्पेक्टिवली व्हेन दे रिएक्ट विद कंसंट्रेटेड HNO3। तो देखें FeSO4 H2SO4 के साथ रिएक्ट कर रहा है इन प्रेजेंस ऑफ HNO3 कंसंट्रेटेड फॉर्म में। इससे Fe2SO4 थ्राइस यानी जो फेरिक सल्फेट है वो बन रहा है, साथ में 2NO यानी नाइट्रोजन ऑक्साइड बन रही है, वाटर बन रहा है। लेकिन यहाँ पर ये तो फेरिक सल्फेट बन गया, लेकिन नीचे HNO3 जब सल्फर हाइड्रोजन सल्फाइड, वही स्मेल जो रोटानाइट की स्मेल होती है हाइड्रोजन सल्फाइड की होती है। तो HNO3 जब हाइड्रोजन सल्फाइड गैस से रिएक्ट करेगा तो वाटर बनाएगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाएगा और सल्फर। देखें नाइट्रोजन ऑक्साइड तीनों में बन रही है और सल्फर यानी वहाँ यही चीज के FeSO4 Fe2SO4 में कन्वर्ट हो जाएगा, H2S जो है S में कन्वर्ट और HI I2 में कन्वर्ट हो जाएगा। देखें यही चीज हो रही है कि HNO3 जो है HI को I2 में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, और H2S को S में कन्वर्ट कर देगा और FeSO4 को Fe2SO4 थ्राइस में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, आगे एक्वा के बारे में हमने पढ़ा था। एक्वा में 3 वॉल्यूम HCl, 1 वॉल्यूम जो है वो नाइट्रिक एसिड होता है और ये रिएक्ट करती हैं और बनाते हैं NOCl यानी नाइट्रोसाइल क्लोराइड। और नाइट्रोसाइल क्लोराइड जब डिकम्पोज होता है तो नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस बनाता है और क्लोरीन रेडिकल बनता है। ये क्लोरीन कह लें लिबरेट होती है। ये क्लोरीन जो है चाहे वो गैस की फॉर्म में लिबरेट हो रही है या फिर वो लिबरेट हो रही है इस एटॉमिक फॉर्म में, जब ये रिएक्ट करती है किसके साथ, आपकी नोबल मेटल के साथ, तो उसको साथ साल्ट बना देती है। और साल्ट जो है वो वाटर सोल्यूबल होते हैं। तो ये साल्ट जो सोल्यूबल हैं ये डिजोल्व हो जाते हैं और इस तरीके से आपके पास जितनी भी प्रीशियस मेटल्स हैं उनको हम बड़ी आसानी से डिजोल्व कर सकते हैं इस एसिड्स के अंदर, हालांकि वो एसिड में डिजोल्व नहीं होती। लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट जो है वो है कि नाइट्रिक एसिड रिएक्ट करता है ग्लिसरीन के साथ, टॉलुइन के साथ और फिनॉल के साथ टू प्रिपेयर मटेरियल्स यूज्ड एज एक्सप्लोजिव। तो ये एक्सप्लोजिव बनाने के लिए यूज होता है ग्लिसरीन, टॉलुइन और फिनॉल के साथ रिएक्ट करके, जिससे क्या बनता है लाइक नाइट्रोग्लिसरीन, TNT यानी ट्राई नाइट्रोटोलुइन और पिक्रिक एसिड जो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, जिसे हम कहते हैं 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। ठीक है, तो ये पिक्रिक एसिड जो है फिनॉल है और इसका फार्मूला आपको आपके सिलेबस में से दिया हुआ है। नेक्स्ट आगे जब हम चैप्टर नंबर 10 या 9 करेंगे तो उसमें वहाँ पर पिक्रिक एसिड का फार्मूला है और TNT का भी है। अच्छा, आगे यूजेस में आ जाएं तो यूजेस इसके बहुत आसान है कि ये लेबोरेटरी रिएजेंट के तौर पे यूज होता है
और रिएजेंट तो आपको पता है क्या होता है कि रिएक्शन के लिए हम एक सॉल्वेंट के तौर पर यूज करते हैं। इसके अलावा मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, तो नाइट्रोजन के फर्टिलाइजर बनाने में यूज होता है। मैन्युफैक्चर ऑफ एक्सप्लोजिव्स बनाने में यूज होता है। फॉर मेकिंग वार्निशेस एंड ऑर्गेनिक डाइज, तो ऑर्गेनिक डाइज और वार्निशेस ये जो दीवारों के ऊपर पेंट से पहले वार्निश करते हैं, वार्निशिंग या ऐसे पेंट जो जल्दी देर तक रहते हैं उनको बनाने के लिए भी यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला हमारा जो हिस्सा है वो है फास्फोरस के कंपाउंड। और ये सिर्फ हमारी जो है फास्फोरस के कंपाउंड में इंट्रोडक्शन यानी अक्रंस सिर्फ है, बाकी और उसके जो एरोट्रॉप्स हैं ये हम डिस्कस कर लेते हैं। उसके अलावा हमारा इस सिलेबस में कुछ भी नहीं है। तो लिखा हुआ है अक्रंस के अंदर कि फास्फोरस इज द सेकंड मेंबर ऑफ ग्रुप 5A। 5A का दूसरा मेंबर है। इट नेम कम फ्रॉम ग्रीक वर्ड लाइट बेयरिंग, यानी ये लाइट बेयरिंग कंपाउंड है। ठीक है, अब लाइट बेयरिंग कैसे है वो हम इसके यूज मैच स्टिक्स और वगैरह में देखेंगे। तो लिखा हुआ अनलाइक नाइट्रोजन डज नॉट अकर इन फ्री स्टेट, ये फ्री स्टेट में पाया नहीं जाता नाइट्रोजन की तरह। मोस्ट ऑफ द फास्फोरस इज फाउंड इन डिपॉजिट ऑफ पोटेशियम फॉस्फेट रॉक। फॉस्फेट रॉक की फॉर्म में कई काफी हद तक फास्फोरस होता है, जैसे Ca3PO4 ट्वाइस, ये इम्प्योर कैल्शियम फॉस्फेट और एपेटाइट। एपेटाइट याद रख लें ये फार्मूला, एपेटाइट का क्या है CaFPO4 थ्राइस, CA5FPO4 थ्राइस है, तो ये याद रख लें, ये इसको हाईलाइट कर लें। उसके अलावा आगे एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्लांट, प्लांट का कॉन्स्टिट्यूएंट है एंड एनिमल टिश्यू, और एनिमल टिश्यू का भी, और इट इज एसेंशियल फॉर देयर नॉर्मल ग्रोथ, उनकी नॉर्मल ग्रोथ के लिए चाहिए। एनपीके का ये मेंबर है, तो एन नाइट्रोजन, पी फास्फोरस और के पोटेशियम। तो नाइट्रोजन फास्फोरस, उसमें फास्फोरस जो है वो लाजमी जुज़्व है नॉर्मल ग्रोथ के लिए प्लांट्स और एनिमल्स की टिश्यूज की। तो इट अकर्स स्पेशली इन सीड्स, ये सीड्स में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यॉक ऑफ एग, एग की यॉक में ब्रेन और नर्व की जो सेल्स हैं, बोन मैरो की सेल्स हैं, उनके अंदर इम्पोर्टेंट है। यूजुअली इन दी फॉर्म ऑफ लेसिथिन्स। अच्छा, ये जो लेसिथिन्स हैं ये ऐसे समझ लें कि जितने भी कह लें टिश्यूज हैं जो बॉडी के अंदर कह लें हाईली मतलब कि हाई एनर्जी कंटेंट जिनमें हो, जिसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा मकदार में चाहिए हो, तो वहाँ पर हमें फास्फोरस फॉर्म ऑफ एटीपी या डिफरेंट तरीके से चाहिए होते हैं। तो ये सारे के सारे लेसिथिन्स वगैरह जो हैं इनके अंदर भी ये जो गोदेदार चीज़ें या आपकी बॉडी के अंदर हैं या लेसदार चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ों के अंदर ये फास्फोरस जो है वो मौजूद होती है। तो इन दी फॉर्म ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट की फॉर्म में मौजूद होते हैं। इट इज एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बोन्स, ये बोन्स के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है, जुज्व हैं। और बोन ऐश यानी बोन का अगर हम राख बनाएं, उसमें तकरीबन 80% के करीब कैल्शियम फॉस्फेट होता है। ये एमसीक्यू भी आ सकता है, तो 80% कैल्शियम फॉस्फेट होता है, ये याद रख लें। इज एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ फॉस्फोरस। नेक्स्ट एलोट्रॉप्स ऑफ फॉस्फोरस देख लें, तो बहुत आसान एलोट्रॉप्स हैं, 3 एलोट्रॉप्स हैं, जिनमें से 2 बहुत इंपॉर्टेंट है और एक सिंपल है। तो फॉस्फोरस एग्जिस्ट करता है एटलीस्ट 6 डिफरेंट एलोट्रॉप्स हैं, तो इसके 6 डिफरेंट एलोट्रॉप फॉर्म्स, लेकिन 6 में से मेनली हम डिस्कस करते हैं 3 को। ठीक है, तो ये 3 जो हम मेनली डिस्कस करते हैं उनमें वाइट फास्फोरस है, रेड फास्फोरस है और लास्ट में ब्लैक फास्फोरस है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये डायग्राम नजर आ रही होगी 4 फास्फोरस वाली, ये सिर्फ 4, ये 4 वाली स्टेट में जो फास्फोरस होता है जिसकी जो शेप है वो एक तरह से ये टेट्रा कह लें हेड्रल स्ट्रक्चर होती है। ये जो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर वाली व्हाइट फास्फोरस है, ये कह लें कि टेट्राटॉमिक फास्फोरस है, P4 इसको कहते हैं। और इसके बारे में लिखा हुआ है कि व्हाइट फास्फोरस इन वेरी रिएक्टिव पॉइजनस वोलेटाइल वैक्सी एंड येलोइश वाइट सब्सटेंस, यानी ये येलोइश वाइट सब्सटेंस है, पॉइजनस बहुत ज्यादा है, वोलेटाइल है, वैक्सी है और रिएक्टिव है। तो विच इज सॉल्युबल इन बेंजीन, ये बेंजीन में सॉल्युबल है, एंड कार्बन डाइसल्फाइड यानी
ये इनऑर्गेनिक कह रहा हूँ, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में बहुत इजीली डिसॉल्व हो जाता है। और इट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ टेट्राएटॉमिक मॉलिक्यूल P4। इन टेट्राएटॉमिक फॉर्म में जैसे यहाँ पर दिखाया गया है, इस फॉर्म में ये P4 की फॉर्म में पाया जाता है। और विच हैव टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, जिसकी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, और ये फिगर 4.3 में दिखाया भी गया है। इट बॉइल्स एट 280 डिग्री सेल्सियस, यानी ये 280 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल करता है टू P4 की फॉर्म में चला जाता है। वेपर्स विच डिसोसिएट अबव 700 डिग्री सेल्सियस, और इसके जो वेपर्स हैं वो डिसोसिएट होते हैं 700 डिग्री सेल्सियस पर, और बनाते हैं P2 मॉलिक्यूल। यानी P4 से P2 मॉलिक्यूल बनता है 700 डिग्री सेल्सियस पर, और बॉयल P4 होता है 280 डिग्री सेल्सियस पर। ये छोटी छोटी चीजें याद रखनी है। अब आगे जब हम इस P4 को पॉलीमराइज करते हैं तो तब बनता है रेड फॉस्फोरस। तो देखें, रेड फॉस्फोरस इज मच लेस रिएक्टिव एंड लेस पॉइजनस देन व्हाइट phosphorus. It is prepared by heating white phosphorus in the presence of little iodine और सल्फर, यानी सल्फर या आयोडीन की हल्की सी मौजूदगी में जब हम हीट करते हैं व्हाइट फास्फोरस को, तब अप टू कैटलिस्ट की मौजूदगी में अप टू 250 डिग्री सेल्सियस यानी 250 डिग्री सेल्सियस बॉयल होने से थोड़ी पहले वैक्यूम के अंदर हम जब कैटलिस्ट यानी सल्फर और आयोडीन की मौजूदगी में रिएक्ट करवाते हैं व्हाइट फास्फोरस को, तो उससे टेट्राएटॉमिक मॉलिक्यूल जो है वो रेड फास्फोरस के कंबाइन हो जाते हैं। सॉरी, ये टेट्राएटॉमिक मॉलिक्यूल जो व्हाइट फास्फोरस के हैं वो कंबाइन हो जाते हैं तो बनाते हैं एक बड़ा मॉलिक्यूल यानी मैक्रो मॉलिक्यूल, ये पॉलीमर टाइप, और वो कहलाता है रेड फास्फोरस। तो देखिए नीचे ये डायग्राम दिखाई गई है। इस डायग्राम में ये आपके पास इतना सा यूनिट जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये तो है व्हाइट फास्फोरस का एक यूनिट, लेकिन जब यहाँ से आगे एक और जुड़ जाएगा, एक और, इस तरह के कई लाखों जुड़ जाएंगे, तो फिर ये बन जाएगा रेड फास्फोरस। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट जो आपके पास है वो है ब्लैक फास्फोरस, और इसी के साथ आपका टॉपिक एंड होता है। तो देखते हैं, ब्लैक फास्फोरस इज अ थर्ड फॉर्म ऑफ फॉर्म विच इज मोस्ट स्टेबल अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन, यानी आम कंडीशंस के अंदर ब्लैक फास्फोरस बहुत ज्यादा स्टेबल होती है। और ब्लैक फास्फोरस प्रिपेयर की जाती है हीट करने से रेड फास्फोरस को बहुत ज्यादा टेम्परेचर और प्रेशर पर, बहुत ज्यादा टेम्परेचर पर रेड फास्फोरस को हीट और कह लें प्रेशर के जरिए गुजारा जाए तो फिर हमारे पास ब्लैक फास्फोरस बनती है। यहाँ तक आपका जो स्मार्ट सिलेबस है उसके अंदर ये रिएक्शंस थे। ठीक है, तो शॉर्ट क्वेश्चन में रेड और व्हाइट फास्फोरस के बारे में पूछा जा सकता है, पीछे वाले यूजेस पूछे जा सकते हैं, रिएक्शंस पूछे जा सकते हैं, तो उसे अच्छी तरीके से तैयार कीजिएगा। इसी के साथ आपका लेक्चर जो है वो एंड होता है। नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।